1992 राजस्थान का एक छोटा सा गांव और एक ऐसी घटना जिसने भारत की न्याय व्यवस्था से लेकर महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा तक सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है भवरी देवी की, एक आम महिला, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने सिर्फ इतना किया कि बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। बाल विवाह एक अभिशाप है, इसे तुरंत बंद होना चाहिए। हमारी बेटी के लिए एक नया भविष्य बनाएं। लेकिन इस आवाज की कीमत उसे अपने सम्मान, अपनी सुरक्षा और न्याय से चुकानी पड़ी। आज हम बात करेंगे एक ऐसा केस जिसने भारत को मजबूर कर दिया सेक्सुअल हैरेसमेंट पर कानून बनाने के लिए। 1992 की वो घटना। 1992 में भवरी देवी ने अपने गांव में एक बाल विवाह रुकवाने की कोशिश की। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उस दौर में ग्रामीण भारत में बाल विवाह को परंपरा माना जाता था और इसके खिलाफ बोलना सीधे समाज को चुनौती देने जैसा था। ये शादी एक प्रभावशाली ऊंची जाति के परिवार में हो रही थी, यानी यहाँ मामला सिर्फ कानून बनाम गलत प्रथा का नहीं था। ये टकराव था एक आम महिला और सत्ता, जाति और सामाजिक दबदबे के बीच। भवरी देवी जानती थीं कि ये शादी गलत है, कानून के खिलाफ है और एक नाबालिग बच्ची के भविष्य को अंधेरे में ढकेल देगी। उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। ये आसान नहीं था। ग्रामीण इलाकों में प्रशासन तक पहुंचना और फिर उनकी बात सुना पाना अपने आप में एक लड़ाई थी। समझाने की कोशिश की, उन्होंने परिवार से बात की, गांव के लोगों को समझाया, बताने की कोशिश की कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। सरकारी जिम्मेदारी निभाई। भवरी देवी कोई निजी दुश्मनी नहीं निभा रही थीं, वो वही कर रही थीं जो सरकार ने उनसे कहा था, जो संविधान और कानून एक सामाजिक कार्यकर्ता से उम्मीद करता है। लेकिन समाज ने इसे हस्तक्षेप माना। गांव की नज़र में भवरी देवी अब एक सुधारक नहीं रहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बन गईं जो हद पार कर रही थीं। कुछ समय बाद भवरी देवी को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। ये घटना अचानक नहीं हुई, ये किसी गुस्से का पल भर का नतीजा नहीं थी, ये एक सोची समझी कार्रवाई थी। इतना जानना काफी है कि ये हिंसा सजा देने के इरादे से की गई। सजा इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सवाल उठाने की हिम्मत की थी, ताकि सबक सिखाया जा सके। सबक सिर्फ भवरी देवी को नहीं, बल्कि हर उस महिला को जो आगे चलकर आवाज उठाने की सोच सकती थी, ताकि कोई और महिला आवाज उठाने की हिम्मत न करे। ये हिंसा एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, ये हिंसा थी एक सोच के खिलाफ कि महिलाएं चुप रहें, सिस्टम से सवाल न करें और अन्याय को अपनी किस्मत मान लें। सिस्टम की विफलता। सबसे चौंकाने वाली बात घटना के बाद हुई। एक महिला जिसने सरकारी जिम्मेदारी निभाई, उसे न्याय मिलने के बजाय पूरे सिस्टम से जूझना पड़ा। पुलिस ने मामला हल्के में लिया, शिकायत दर्ज करने में देरी हुई और जिस गंभीरता से इस केस को देखा जाना चाहिए था वो नजर नहीं आई, जैसे ये कोई बड़ा अपराध था ही नहीं। मेडिकल जांच में लापरवाही हुई, समय पर और सही तरीके से जांच नहीं की गई, जिससे जरूरी सबूत कमजोर पड़ते चले गए। ये लापरवाही आगे चलकर पूरे केस पर भारी पड़ी। गवाहों पर दबाव डाला गया। जो लोग सच जानते थे वे या तो चुप हो गए या पीछे हटने पर मजबूर हुए। डर और सामाजिक दबाव ने सच को सामने आने से रोक दिया और जब केस अदालत पहुंचा, ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट के तर्क और भी ज्यादा परेशान करने वाले थे। आरोपी सम्मानित जाति से हैं, वे ऐसा कर ही नहीं सकते। गवाही पर भरोसा नहीं किया गया। मतलब साफ था कि एक महिला की बात उसकी सामाजिक हैसियत से कमतर आंकी गई। ये फैसला सिर्फ भवरी देवी के खिलाफ नहीं था, ये फैसला था हर कामकाजी महिला के खिलाफ, हर उस महिला के खिलाफ जो सिस्टम पर भरोसा करती है। यहाँ न्याय नहीं हारा था, यहाँ भरोसा टूटा था। आरोपी आज भी आजाद। 1992 में डेलग्याटी गांव में हुई घटना के बाद आरोपियों को किसी तरह की सजा नहीं मिली। निचली अदालतों ने सम्मानित जाति के आरोपियों को बरी कर दिया। भवरी देवी के न्याय का संघर्ष लंबा चला। हालांकि 2012 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा सुनने का फैसला किया, लेकिन आज भी ये मामला कनौजे में अटका हुआ है और भवरी देवी अपने खिलाफ हुए जघन्य अपराध के लिए न्याय की आज भी इंतजार कर रही हैं। जनहित याचिका। निचली अदालत के फैसले के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया।
कई महिला संगठनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इस केस का नाम पड़ा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये केस भंवरी देवी की व्यक्तिगत लड़ाई से एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। अब सवाल सिर्फ न्याय का नहीं था, सवाल था कि क्या भारत में महिलाओं के लिए काम करने की जगह सुरक्षित है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन है और पहली बार भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इन्हें कहा गया विशाखा गाइडलाइंस। इनके अनुसार हर वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकना जरूरी है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना अनिवार्य है। महिला की गरिमा और सुरक्षा नियोक्ता की जिम्मेदारी है। ये गाइडलाइंस तब लागू की गई जब तक संसद कानून न बनाए। 2013 का कानून, भंवरी देवी की लड़ाई का नतीजा। 2013 में भारत सरकार ने बनाया सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। ये कोई अचानक बना हुआ कानून नहीं था। इसके पीछे सालों की बहस, लंबा संघर्ष और अनगिनत महिलाओं की आवाजें थीं। ये कानून सीधे तौर पर भंवरी देवी केस और विशाखा गाइडलाइंस का परिणाम है। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जो दिशा निर्देश दिए थे, 2013 का ये कानून उन्हें ही कानूनी ताकत देता है। यानी अगर आज कोई महिला कानूनी रूप से कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा की बात कर सकती है, अगर वो बिना डर शिकायत दर्ज कर सकती है और सम्मान की मांग कर सकती है, तो उसके पीछे भंवरी देवी का संघर्ष है। ये कानून सिर्फ कागजों का दस्तावेज नहीं है, ये उस कीमत की याद दिलाता है जो एक महिला ने चुकाई ताकि आने वाली पीढ़ियां ज्यादा सुरक्षित हो सकें। दुखद सच्चाई ये है कि भंवरी देवी को आज तक पूरा न्याय नहीं मिला। जिस महिला ने एक पूरे देश की सोच बदल दी, जिसके संघर्ष से कानून बने, वही महिला खुद न्याय से वंचित रह गई। लेकिन उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई, क्योंकि उन्होंने भारत को कानून बदलने पर मजबूर किया। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां अब कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा कानून की जिम्मेदारी है। लाखों महिलाओं को सुरक्षा दी। शायद वो महिलाओं को कभी जानती भी नहीं होंगी, लेकिन आज असंख्य महिलाएं उनके संघर्ष की वजह से अपनी आवाज उठा पा रही हैं और साबित किया कि एक अकेली आवाज सिस्टम को हिला सकती है। भंवरी देवी की कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, ये एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी कि जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग जिंदा हैं, तब तक बदलाव मुमकिन है।